मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। जी हाँ दोस्तों, क्या आपकी जन्म कुंडली में है वैराग्य का योग? आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वैराग्य का योग होने पर अक्सर इंसान अपना सब कुछ छोड़कर एक एकांत में जाने की कोशिश करता है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अंदर का शोर कहीं ना कहीं उसको वैराग्य की ओर जाने को मजबूर कर रहा है। तो जन्म कुंडली में क्या स्थितियां होती हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि जन्म कुंडली में बहुत सारे योग बन सकते हैं, बहुत सारे ग्रह जो वैराग्य के होते हैं वो आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। कुछ मटेरियलिस्टिक ग्रह होते हैं जो हमें रोकते हैं, लेकिन एक समय के अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू होती है। जब भी कोई इंसान माँ के पेट से ये वैराग्य लेकर नहीं आता, जैसे आप इस धरती पर आते हो तो वो एनर्जी को आप चुनते हो कि हमें किस एनर्जी की ओर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं तो जीवन में कुछ हमें चोटें मिलती हैं, धोखे मिलते हैं, तो वो हमें जो वैराग्य के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। तो जीवन के पड़ाव के अनुसार भी हम कई बार वैराग्य चुनते हैं या अकेलापन चुनते हैं। यहाँ पर वैराग्य ही नहीं, हम अकेलेपन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वैराग्य के भी दो अर्थ हैं। एक तो है कि गुमनामी के अंधेरे में कहीं चले जाना, दूर चले जाना, सबसे दूर चले जाना। लेकिन एक है कि आपने अपने जीवन के सोल पर्पस को समझ लिया है, यानी अपने अंदरूनी लक्ष्य को पहचान लिया है और अब धर्म की यात्रा की ओर अग्रसर हो गए हो। उस तरह से आपने वैराग्य धारण किया है। वो वाला वैराग्य आज के संदर्भ में मुश्किल है, लेकिन लोग वैराग्य या मोक्ष की बातें बहुत करते हैं, लेकिन उस वैराग्य को चरम सीमा पर पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जन्म कुंडली में जितने भी अच्छे वैराग्य के योग हों, आप एक स्पिरिचुअल विचारधारा के पर्सन हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े लेवल के संत या वैरागी इंसान हो। इस बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों। बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर देखें कि वैराग्य का सबसे जो बड़ा कारक ग्रह कौन सा होता है। हम सबसे पहले ये मानकर चलें कि जो शनि ग्रह है ये हमें अकेला करता है। शनि अकेला करता है क्योंकि ये अकेले रहने की आदत है। और केतु हमें डिटैच करता है, ये हमें डिटैच करता है, ये हमें अकेले की यात्रा में सहायक है, अकेले की यात्रा। तो ये जो यात्रा देता है वो केतु देता है। हमारे मन के अंदरूनी जो हम अपने अगर गिरेबान में जाकर देखें तो हमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को तन्हा पाते हैं, तो केतु उन सबसे दूर ले जाता है। और फिर शनि, क्योंकि ये शनि के ही रूप है, शनि के रूप ही है राहु केतु, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये शनि का राहु का रूप एक्टिव होता है तो इंसान गलत रास्तों की तरफ चला जाता है, और जब इसका पॉजिटिव रूप एक्टिव होता है तो उसको दुनिया की सच्चाई पता चल जाती है, तो वो वैराग्य की तरफ उठना शुरू हो जाता है। दुनिया से उसका मोह माया खत्म हो जाता है, हर दुनिया का रिश्ता बेईमानी सा लगने लग जाता है। ये है सबसे बड़ी विचारधारा केतु की। तो केतु की विचारधारा है दोस्तों, केतु की विचारधारा इंसान को सबसे अलग करती है, सबसे अलग कर देती है। और सबसे बड़ा बात है कि जब इंसान अकेला हो जाता है वो अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है, गहन चिंतन करता है, क्योंकि केतु है सूक्ष्म विश्लेषण और आत्मचिंतन दोस्तों। तो ये है केतु का मूल तत्व। जब हम आत्मचिंतन से अपने मूल तत्व को जानने की कोशिश करते हैं तब हमारा गुरु ग्रह एक्टिव हो जाता है, यानी हमारा धर्म एक्टिव हो जाता है, हमारे संस्कार एक्टिव हो जाते हैं, हमारे जो पुण्य प्रताप है, बृहस्पति की जो ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हम शनि और केतु के मूल अर्थ को समझने की कोशिश कर देते हैं, यानी हमारा विवेक जागृत हो जाता है, क्योंकि केतु विवेक का कारक ग्रह है, हमारी स्वयं बुद्धि का, जो हम सही निर्णय लेते हैं बुद्धि और विवेक से, तो एक सूझवान इंसान बन जाता है। तो वो अकेला होकर भी लक्ष्य को सही चुनता है और लोगों को प्रेरणा देता है कि आप इस मार्ग पर चलो, आप इस कार्य को करो। क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी लोगों की एनजीओ संस्थाएं हैं
यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को ये उपदेश देते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं कि गीता का उपदेश दे रहे हैं, गीता की किताबों का वितरण कर रहे हैं। जैसे इस्कॉन वाले हैं, वो कितने डिवोटी होते हैं, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो बृहस्पति का जब आत्म चिंतन हो जाता है तो वो केतु और शनि के प्रभाव से आगे उसको वितरित करने की कोशिश करता है। और दोस्तों फिर भी ये 3 ग्रह तो महत्वपूर्ण ये है, लेकिन चंद्रमा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर चंद्रमा ही, हमारा मन ही इसमें नहीं लगेगा तो ये ऊपर के तीनों योग भी मिलकर आपको स्पिरिचुअल इंसान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, मनसो जातक। तो मनसो जातक यानी हमारे मन का बहुत ज्यादा जो है उस तथ्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भागे और हम मन की गहराइयों में जाकर मोती खो सके। तो जब हमारा चंद्रमा उस चीज को समझने की स्थिति में ही नहीं होगा तो ऊपर के तीनों योग जन्म कुंडली में अगर है तो वो किसी भी कार्य से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये जो योग है अगर D1 चार्ट लगन कुंडली में बनते हैं, जैसे शनि चंद्र केतु, शनि चंद्र गुरु, गुरु चंद्र केतु, ऐसे कोई भी अगर बाबों के साथ संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो जो लगन चार्ट है वो पूरे ओवरऑल जीवन को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है कि ओवरऑल जीवन के जो चार्ट ने वो आपको उस रास्ते पर लेके जाए। हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ड ये आपके कार्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा दे, कार्य क्षेत्र में आपको आगे ना बढ़ने दे, आप छोटा मोटा कर्म करना शुरू कर दो, मतलब कोई बड़े लेवल के आप व्यापारी ना बन पाओ। लेकिन इस योग की जो पुष्टि है आपको नमाश चार्ट और D20 चार्ट, जो विपासना का चार्ट होता है, जो हमारी आत्मा के अंदर छुपे हुए भक्ति का चार्ट होता है, उसके अंदर ये योग अगर प्रोमिनेंट बनते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान होंगे, आप बाहरी दिखावे वाले नहीं होंगे। क्योंकि लगन चार्ट में अगर ये योग बनेंगे तो आप बाहरी दिखावे वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन अंदर का मूल तत्व आपके अंदर जागृत नहीं हुआ। इसलिए आपके अपने अंदर का मूल तत्व आपको जागृत करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन की इस यात्रा में आप मोती चुन पाएंगे। वरना हमेशा ही आपके मन में अपने लिए एक प्रश्न चिन्ह हमेशा ही लगा रहेगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। मेरे इस मूल तत्व को जानने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पर भी करें और जहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।